पिछली बार ही हमने बात की थी कि किस तरह 38 लाख लोगों ने साल के पहले 3 महीनों में अपनी नौकरियां गंवा दी। अब इस पर और जानकारियां आ रही हैं। 60% भारतीय जो नौकरी के लायक हैं, नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे हैं। उन्होंने सब उम्मीदें खोकर नौकरी के बाजार से अपने को अलग कर लिया है। ये बात हो रही है 65 करोड़ लोगों की। इसी समय अरबपति परिवारों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है। क्या आपको और आंकड़े चाहिए? हमारे पास बहुत हैं। महामारी के दौरान मुकेश अंबानी हर घंटे 90 करोड़ रुपए बना रहा था, जबकि देश की 24% जनता हर महीने 3000 से भी कम पैसा कमा रही थी। 2022 की ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है। आप खुद भी गूगल करें तो बहुत कुछ पता कर सकते हैं। जून 2021 में गौतम अडानी की कुल संपत्ति 7100 करोड़ डॉलर थी। एक साल पहले ये बस 975 करोड़ डॉलर थी, यानी कि एक ही साल में 728% की बढ़ोतरी। जब सारा देश महामारी से जूझ रहा था, तब कुछ लोग बेशुमार दौलत कमा रहे थे। आज हमारे देश में 9 अमीर आदमियों के पास इतनी संपत्ति है जितनी की 70 करोड़ जनता के पास है। ये डेटा वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट से है। 1% अमीरों की औसत संपत्ति 3 करोड़ है, जबकि आधी जनता की औसत संपत्ति सिर्फ 66,000 रुपए है। इसका मतलब है एक तरफ देश की 33% संपत्ति और दूसरी तरफ सिर्फ 5.9%। ये आंकड़े केवल महामारी तक सीमित नहीं है। 90 के दशक से अब तक जमा की गई संपत्ति का 38%, यानी कि 1/3 से भी ज्यादा सिर्फ 1% अमीरों द्वारा हड़प लिया गया। ये मसला है 1% बनाम बाकी सारी जनता का। नमस्कार, हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। हम दुनिया भर के पैसे का पीछा करते हैं ताकि आपके पैसे का हिसाब रख सके। जितना पैसा मुकेश अंबानी महज 1 घंटे में कमाते हैं, उतने पैसे कमाने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा मजदूर को 40,000 घंटे लगेंगे। हम ऐसे ढेरों आंकड़ों के बारे में घंटों बातें कर सकते हैं, जो हमारे देश की चौंका देने वाली असमानता को और भी सामने लाते हैं। आप चाहे तो हाल के किसी भी धन संपत्ति विवरण से जुड़ी रिपोर्ट को देखें। आप देखेंगे कि हर जगह भारत को सबसे असमान देश के रूप में पेश किया गया है। हम ऐसी स्थिति में कैसे पहुंचे? इसके बहुत से कारण हैं। एक तो है अन्यायपूर्ण टैक्स व्यवस्था। एक कर्मचारी को 10 लाख से ऊपर के सालाना वेतन पर 30% इनकम टैक्स देना पड़ता है और वहीं कंपनियों को मुनाफे पर केवल 22% टैक्स देना पड़ता है। टैक्स दर को 2019 में 30% से घटाकर 22% किया गया था। इसके चलते 1.45 लाख करोड़ का अपेक्षित राजस्व घाटा हुआ। इस रियायत का टैक्स वसूली पर भारी प्रभाव पड़ा, जैसा कि इस ग्राफ में देखा जा सकता है। इसको इस बिना पर सही ठहराया गया था कि इससे अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं और सकल कर वसूली का लक्ष्य पहली बार 1962 के बाद पूरा नहीं हो पाया। अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर नहीं आ पाई। कंपनियों ने अपना उत्पादन धीमा कर दिया और उन्होंने टैक्स पर छूट का फायदा उठाया। उसके बाद महामारी ने धावा बोला, जिससे हालत और बिगड़ गए। सरकार अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए जीडीपी का 2% भी खर्च नहीं कर पाई। लोगों को आर्थिक कष्ट झेलने पड़े जिन्हें टाला जा सकता था, और अभी भी ऐसा ही चल रहा है। इसी दौरान भारत ने 38 लाख नौकरियां खोई। पर जब सारा देश ऐसे हालात से जूझ रहा था, अमीरों ने अपनी धन संपत्ति आखिर कैसे बढ़ाई? ज्यादातर शेयर बाजार में आए उछाल के जरिए। जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ रही थी, वैश्विक स्तर पर पैसा शेयर बाजारों की तरफ खिंचा चला जा रहा था। न सिर्फ अंबानी और अडानी परिवार की धन संपत्ति में तेज उछाल आया, बल्कि सभी जगह ऐसा ही हुआ। अमेरिका के सबसे अमीर नागरिक वॉरेन बुफे और जेफ बेजोस की धन संपत्ति में पिछले साल 6.5 लाख करोड़ का इजाफा हुआ। भारत की तरह अमेरिका भी असमानता के मुद्दे का सामना कर रहा है। दरअसल ऐसी खबरें पूरी दुनिया से ही आ रही हैं। रूस, चीन, ब्राजील, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस सरकार ने बागडोर संभाली हुई है, असमानता बढ़ती ही जा रही है। आज की अर्थव्यवस्था में किसको क्या मिलता है, उसमें पूरा फेरबदल आ गया है।
प्रोफेसर चिराश्री दासगुप्ता बताती हैं कि 1960 के दशक में बनाए गए कुल मूल्य निर्माण में 65% मजदूरी में और 35% अधिशेष यानी कि सरप्लस में जाता था। 1990 के दशक के बाद से यह लगभग उल्टा हो गया है। जहां 35 से 40% आज मजदूरी में जाता है, वहीं 60 से 65% अब अधिशेष यानी कि सरप्लस में जाता है। इससे पूंजीपतियों की दौलत बढ़ती जाती है और मजदूरों की आमदनी कम हो जाती है। 1% की यह लूट पूरी तरह से व्यवस्थित है और हमारे सिस्टम का पार्ट है। क्या हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं? हमें इनसे लड़ने के लिए इन्हीं की प्रणाली का उपयोग करना होगा और उन्हें करों में अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर करना होगा। क्या आपको याद है वो 9 सबसे अमीर भारतीय जिनके पास देश के आधे भारतीयों के बराबर संपत्ति है? वे इसे आखिरकार अपने बच्चों को, अपने उत्तराधिकारियों को सौंप देंगे और इन वारिसों को ये संपत्ति पूरी तरह किसी भी टैक्स के बिना मिलेगी। इस विरासत में मिली संपत्ति का मूल्य आगे अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा और भविष्य में ये भी इसे अपने बच्चों को दे देंगे। इस तरह हम एक एलीट क्लास बना रहे हैं, एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास। यहाँ कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि कौन अपनी संपत्ति किसको सौंपे, इसमें टांग गड़ाने वाले हम कौन होते हैं? Which, by the way, is perfectly compatible with the self-justification of capitalism. Capitalism says that you have wealth because you are talented. Yes, Therefore, there is no reason why your child should have wealth unless the child shows his talent. यह कोई नया आइडिया नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों में यह होता है। ऐसा 1985 तक भारत में भी था, लेकिन बाद में बहुत ही मामूली वजह से इसे हटा दिया गया। The logic that was given at that point of time was that the government, the Ministry of Finance, the Income Tax Department was not getting adequate revenues. Now, one of the reasons why the government was not getting adequate revenues was simply because it was not trying hard enough. There were a lot of inefficiencies, a lot of corruption in the income tax department. It was easy for a wealthy person to bribe an officer of the income tax department and say, okay, instead of my wealth being 100, it is actually 10. And that's one of the reasons why the government wasn't getting adequate revenues. But that was no justification to do away with it. अगर किसी भारतीय से पूछा जाए कि वह सबसे ज्यादा क्या चाहता है, तो लाखों लोग नौकरी मांगेंगे। उससे भी ज्यादा लोग दिन में एक बार भरपेट खाना मांगेंगे और बाकी बचे लोग पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत। पूरा देश आर्थिक दबाव से जूझ रहा है। केवल 1% सबसे अमीर लोग ऐसे हैं जो इन सब से बिल्कुल अप्रभावित हैं। उनकी संपत्ति पर आखिर टैक्स क्यों न लगाया जाए? देश के अति धनवान पर सिर्फ 2% वार्षिक कर, क्या इससे आम आदमी की समस्या का समाधान होगा? जाने माने अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक का कहना है कि हाँ, और यह उनकी गणना है। भारत में निजी व्यक्तियों की कुल संपत्ति लगभग 650 लाख करोड़ है और इसका 58% चोटी के 1% लोगों के हाथों में है, यानी कि 377 लाख करोड़। इसका 2% 7.54 लाख करोड़ बनता है। अगर हम माने कि हर साल 5% कुल संपत्ति विरासत में दी जाती है और इस पर 50% उत्तराधिकारी टैक्स लगाया जाए, तो हर साल इससे 9.43 लाख करोड़ रुपए वसूल किए जा सकते हैं। इस तरह संपत्ति टैक्स और उत्तराधिकार टैक्स से मिलकर हर साल 16.97 लाख करोड़ रुपए जमा किए जा सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि इस पैसे से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। वर्तमान ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सभी के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जा सकता है और इसको शहरी क्षेत्रों में भी फैलाया जा सकता है। इसके लिए हमें कुल मिलाकर सिर्फ 4.6 लाख करोड़ की जरूरत है। 6.6 लाख करोड़ हर जरूरतमंद व्यक्ति की शिक्षा और स्वास्थ्य में जा सकते हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए 3,000 रुपए प्रति माह की सार्वभौमिक पेंशन योजना पर केवल 4.6 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और मुफ्त या भारी सब्सिडी के साथ भोजन पर सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। और कल्पना कीजिए कि यह सारा पैसा देश में कितनी आर्थिक गतिविधि ला सकता है। टैक्स का संग्रह तुरंत बढ़ जाएगा और सरकार देश की आधारभूत जरूरतों को पूरा करने में और पैसा लगा सकती है।
इस बात को सिर्फ एक काल्पनिक आइडिया मत मानिए। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन पहले से ही अति दौलतमंद लोगों की संचित संपत्ति पर कर लगाने की योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। And President Biden has announced a $5.8 trillion budget proposal for the 2023 fiscal year, which includes a wealth tax for the richest people in the country. Households with assets of more than $100 million would face a minimum tax of 20%. यहाँ तक कि कुछ अमीर लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं। पिछले साल ही 102 अरबपतियों और खरबपतियों ने एक खुले पत्र में लिखा कि ये मौजूदा टैक्स सिस्टम उनके पक्ष में झुका हुआ है और इसको ठीक करने की जरूरत है। बड़े लोग एक नई टैक्स की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। We cannot afford to continue this level of income and wealth inequality. और भारत में 50 इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अफसरों ने अति धनवानों पर 40% टैक्स लगाने की पेशकश की। साथ ही उन्होंने 5 करोड़ संपत्ति से ज्यादा पर संपत्ति टैक्स लगाने की बात भी उठाई। फिस्कल ऑप्शंस एंड रिस्पॉन्सेस टू कोविड-19 एपिडेमिक और फोर्स नाम की रिपोर्ट उन्होंने सरकार के सामने रखी। क्या आप जानते हैं सरकार ने इसके साथ क्या किया? पहले तो उन्होंने रिपोर्ट को कचरे में फेंका और फिर उन अफसरों पर इंक्वायरी लगा दी। 3 सीनियर अफसरों पर चार्जशीट लगाई गई। Indian Revenue Service officials over this report that seemed to suggest a tax hike amidst coronavirus pandemic. The top tax body, the Central Board of Direct Taxes, the CBDT, has ordered an inquiry. है ना कमाल का हमारा देश? खैर, इस आइडिया को नहीं जाने देना चाहिए। याद रखिए, हम ही वो 99% हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। और राजस्थान में भीम में मई दिवस पर हुए मजदूर मेले की एक झलक देख लीजिए। आप अगर इन अरबपतियों के ऊपर, आप अगर इस देश के सबसे अमीर 1% जनता के ऊपर, बस 1% जनता के ऊपर अगर आप 2% टैक्स लगा दे, बस 2%, इससे वो गरीब नहीं हो जाएंगे, अमीर बहुत ही अमीर ही रहेंगे। लेकिन अगर 2% अगर टैक्स लगा दे और उसके साथ साथ उनका जो कमाई है, जो अपने पुश्तों के लिए वो छोड़ के जाते हैं, उसके ऊपर अगर 50% टैक्स लगा दे, तो इतना पैसा मिल सकता है जिसके साथ गरीबों के लिए जितने भी हक और हुकूक के सवाले हैं, इन सब के लिए पैसे हो सकते हैं। अमीरों पे टैक्स बढ़ाओ और जनहित में पैसे लगाओ। तो इसी मुहिम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी हमको सफलता मिलेगी। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।